डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा यूनिट है वो है इंजाइम्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। दे ट्रीमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। डैट मीन्स हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक इंजाइम होता है। एक ही इंजाइम मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हर रिएक्शन की एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जो हर तरह के सबस्ट्रेट के लिए जो है अवेलेबल नहीं होती। हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है। डैट मीन्स इसलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। विदाउट दीज इंजाइम्स द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। डैट मीन्स इंजाइम क्या करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी टाइम ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और जो रिएक्शन इतने टाइम में इतना टाइम लेता है अकर होने में, उसे कम टाइम में जो है कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम किस किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड के प्रोटीन पार्ट से बना होता है। एक नॉन प्रोटीन पार्ट से भी बने होते हैं जो कि कोफैक्टर कहलाते हैं, एक्टिवेटर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब बाकी इन सब को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नंबर वन क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या है? ये राइबोसोम्स होते हैं विच कंटेन्स आरएनए। राइबोजाइम्स एंजाइम्स होते हैं फाउंड इन राइबोसोम्स विच कंटेन्स आरएनए। जैसे एग्जांपल दी गई है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। राइबोजाइम फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड। एंजाइम क्या करते हैं? इंक्रीज द रिएक्शन रेट। एंजाइम क्या करते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक इन एक्शन। डू नॉट अफेक्ट नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। कैन वर्क इन वीवो और इन विट्रो, यानी लिविंग सेल्स में भी और ग्लासवेयर भी। इनसाइड भी एक्ट करते हैं, आउटसाइड भी एक्ट करते हैं। Small amount of enzyme can accelerate the chemical reaction. So enzymes are sensitive to minor change in pH, temperature, and substrate concentration. Enzymes are some require aqueous medium. Enzymes decrease the activation energy. Some require cofactor, only speed up but do not affect the equilibrium of the reaction. आगे enzymes दो तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं, इंट्रा सेलुलर भी होते हैं। ज़्यादातर जो है इंट्रा सेलुलर हैं, कुछ हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, जिनकी एग्जांपल आ जाती है enzymes of digestion इन गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम या जीआईटी। इंट्रासेलुलर जो है बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ जो है फ्रीली बाउंड होते हैं साइटोसोल में, एग्जांपल एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और जो कुछ जो हैं ऑर्गेनेलीज के साथ बाउंड होते हैं, एग्जांपल आ जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स की अगर हम बात करें, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद देखते हैं कि कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। इट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। कोफैक्टर एक्ट्स एज द ब्रिज फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट। इट डायरेक्टली contributes to the chemical reaction. Sometimes cofactor acts as a source of energy such as metal ions, iron, copper, magnesium, manganese और zinc. एक्टिवेटर, एक्टिवेटर क्या है? कोएंजाइम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? हम इन तीनों के दरमियान जो है कंपैरिजन देखते हैं, एक्टिवेटर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक्टिवेटेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है और कोएंजाइम हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो भी नॉन प्रोटीन पार्ट है। उसके बाद एक्टिवेटेड इनऑर्गेनिक होता है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है। एक्टिवेटेड लूजली अटैच्ड ओनली व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स, लेकिन जो कोएंजाइम है लूजली अटैच्ड ओनली व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स। और जो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। यहाँ पर इसका डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। उसके बाद जो हमारे पास एक्टिवेटर है वो डिटैचेबल है, कोएंजाइम भी डिटैचेबल है, लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो परमानेंटली पार्ट, यानी परमानेंट पार्ट है। इट डज नॉट अटैचेबल, इट कैन नॉट बी डिटैचेबल। एक्टिवेटर उसमें मेटल आइंस आ जाते हैं, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। और जो है कोएंजाइम में हमारे पास विटामिन आ जाते हैं, विटामिन डेरिवेटिव। और हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीट स्टेबल होता है, बाकी दोनों हीट सेंसिटिव हैं। अच्छा, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसमें हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन आ जाता है। हीम ग्रुप जो कहाँ पाया जाता है? साइटोक्रोम्स में, हीमोग्लोबिन में। हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, जो कि हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। उसके बाद अगर हम देखें ये जो है हमारे पास कोएंजाइम का रिएक्शन देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH2 में। और जो एक्टिवेटर है उसमें हम देखें ग्लूकोज प्लस ATP, ग्लूकोज ATP के साथ मिलता है, क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पर एक्टिवेटर कौन है? हेक्सोज एमाइनाइडेज। ये एंजाइम जो है एक्ट्स एज एक्टिवेटर। और ये जो हमने पढ़ा एथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है एसिटाल्डिहाइड प्लस NADH2 में। यहाँ पर एंजाइम कौन है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज प्लस NAD। यहाँ पर NAD जो है वो एक्ट किसके तौर पर कर रहा है? कोएंजाइम के तौर पर
एक्ट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट है। अगर एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट है और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास एक न्यू टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एक्टिवेटेड एंजाइम है। इसी तरह अगर होलो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास एक न्यू टर्म आएगी जिसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है। एपो एंजाइम और होलो एंजाइम का अगर हम डिफरेंस देखें, एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विदाउट कोफैक्टर ईजी प्रोस्थेटिक ग्रुप, it is inactive form of enzyme. Holoenzyme क्या है? प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विद कोफैक्टर ईजी प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। एपोएंजाइम इनएक्टिव है और होलोएंजाइम क्या होता है? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम है। उसके बाद एंजाइम विच डू नॉट रिक्वायर कोफैक्टर आल्सो हैव एक्टिव और इनएक्टिव, यानी एक्टिव स्टेट में भी हो सकते हैं, इनएक्टिव स्टेट में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगी पेप्सिन। अगर पेप्सिन में हम पॉलीपेप्टाइड एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पेप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन अगर पेप्सिनोजेन से पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट को माइनस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है? पेप्सिन, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देख लेते हैं। एंजाइम इज 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है जिससे एंजाइम्स बनते हैं। Enzymes have specific shape. Enzyme recognizes substrate by its specificity. उसके बाद एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट कौन सी होती है? चार्ज बेयरिंग होती है। पहले मैं बताती हूँ आपको कि एक्टिव साइट क्या है। ये देखिए, ये हमारे पास एंजाइम है, ये उसका सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जिस जगह पर अटैच हो रहे हैं, इस जगह को क्या नाम है? एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट और एंजाइम जिस जगह पे अटैच होते हैं उस जगह का नाम है एक्टिव साइट। और ये आपने की पॉइंट याद रखना है, एंजाइम हमेशा क्या होता है? की, और सबस्ट्रेट हमारे पास हमेशा लॉक आते हैं, क्योंकि हमने आगे लॉक एंड की मॉडल भी पढ़ने हैं। तो उस हवाले से आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम क्या है? की, और सबस्ट्रेट हमारे पास लॉक होता है। दोबारा चलते हैं कि एक्टिव साइट क्या है। एक्टिव साइट चार्ज बेयरिंग होती है, यानी उस पर चार्ज होता है। इट हैज़ डेफिनाइड शेप, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है स्पेसिफिक एंजाइम पर जाके अटैच होता है। इट हैज़ चार्ज एंड शेप ड्यू टू अमाइनो एसिड्स की वजह से होती है। एक्टिव साइट चेंज्ड लोकल कंडीशन इनसाइड एक्टिव साइट, ई पीएच, चार्ज, वाटर कंसनट्रेशन। ये क्या करते हैं? एक्टिव साइट की अंदर की कंडीशन, लोकल कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। एक्टिव साइट हैज़ 2 रीजन्स, एक बाइंडिंग साइट है, एक कैटालाइटिक साइट है। बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट, यानी जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आकर अटैच होता है तो उसकी एक्टिव साइट की जो बाइंडिंग साइट है वो सबस्ट्रेट को पहचानती है। अगर वो एंजाइम पर, मतलब अगर वो उसी एंजाइम का ही सबस्ट्रेट है, उसके साथ अटैच हो सकता है तो होने देती है, वरना नहीं होने देती। फर्स्ट स्टेप क्या है कि बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को पहचानती है और क्या करती है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देती है। जैसे ही ये बनता है तो ये एक्टिवेट कर देती है कि इसको कैटालाइटिक साइट को, जो कि दूसरी साइट है। इट एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट इज एक्टिवेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आगे क्या करेगा? कैटालिटिक साइट क्या करेगी? इट ब्रेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और क्या बना देगी? एंजाइम और प्रोडक्ट बना देगी। आगे हम पढ़ते हैं मॉडल्स फॉर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। हमारे पास 2 तरह का मॉडल है। पहला लॉक एंड की मॉडल और दूसरा हमारे पास कौन सा है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या होता है कि जो हमारे पास एंजाइम है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है और जो उसकी एक्टिव साइट की शेप है वो मेंटेन रहती है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है स्पेसिफिक एंजाइम में एक्ट कर सकता है। एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही स्पेसिफिक एंजाइम के साथ आकर ज्वाइन हो सकता है। लेकिन इसके बरक्स जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसके मुताबिक क्या है कि जो लॉक है, यानी एंजाइम है, की है, आई मीन की जो है, जो कि एक्चुअल में एंजाइम है, एंजाइम का स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होता बल्कि वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, और उसकी एक्टिव साइट भी कोई रिजिड नहीं होती, ना ही एक्टिव साइट की कोई एक स्पेसिफिक शक्ल होती है, जिसकी वजह से कोई भी सबस्ट्रेट आकर एंजाइम में एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है और एंजाइम की एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर सकता है। उसके बाद हम इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। लॉक एंड की मॉडल किया किसने प्रपोज किया था? एमिल फिस्चर ने। कब किया था? 1890 में। हमने आपको पहले जो है की पॉइंट बताया था कि की क्या है? हमारे पास एंजाइम है और लॉक हमारे पास सबस्ट्रेट है। इस मॉडल के मुताबिक की फिट्स इनटू द लॉक, यानी स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक पे जाके फिट होती है। आ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। एक्टिव साइट इज रिजिड स्ट्रक्चर, नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्टिव साइट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन, यानी कोई भी उसमें चेंज नहीं होता एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट। लेटर स्टडीज डिड नॉट स्पॉटेड हिज मॉडल
model in all reactions. Enzymes follow it all called क्या कहलाते हैं? नॉन रेगुलेटरी इंजाइम्स, क्योंकि वो कोई भी रेगुलेशन नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जाके स्पेसिफिक एंजाइम में फिक्स हो जाता है और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाते हैं। आगे एग्जांपल आ जाएगी इसकी सुक्रेज एंड माल्टेज। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने प्रपोज किया था? कुशलैंड ने इन 1959 में मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल। ये मॉडिफाइड फॉर्म क्यों कहलाती है? क्योंकि लॉक एंड की मॉडल में जो था एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप थी, एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप थी जो कि मॉडिफाई नहीं हो सकती थी, जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है कि हमारे लिए हमें सबस्ट्रेट एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है ना तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। हर तरह का कोई भी सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ जाकर अटैच हो सकता है और उसकी एक्टिव साइड को मॉडिफाई कर देता है। किसने प्रपोज किया था? कोशनैंड ने। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल, एक्टिव इज़ फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, यानी ये रिजिड नहीं होता, क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। सबस्ट्रेट बाइंड्स द एक्टिव साइड, इट इंड्यूसेस अ चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर इनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालाइटिक एक्टिविटी, एंजाइम फॉलो इट। जो एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं क्या कहलाते हैं? रेगुलेटरी एंजाइम्स। एग्जाम्पल आ जाएगी कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एड ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन एंड कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट इन ब्लड। अगर हम ये रिएक्शन देखें, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिल गए हैं तो हम एंजाइम एक्ट कर रहे हैं कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर मिलेंगे उनका ये रिएक्टेंट्स अगर हम लें और एंजाइम कौन सा एंजाइम एक्ट करे? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2CO3। दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्ट करेगा और क्या बना देगा? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। आगे हम देखते हैं फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हीट प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी, सो चांस जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं कोलेजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही कोलेजन के चांसेस इंक्रीज होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो वाइब्रेशंस ऑफ एटम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम और एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड है, एंजाइम के पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की जो ग्लोब्यूलर शेप है वो ख़त्म हो जाती है और एट द एंड ख़त्म हो जाती है और एंजाइम क्या कहलाता है? डीनेचर्ड, यानी एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाती है। और उसके बाद हम देख लेते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या है? ऑप्टिमम पीएच, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है वैसे ही ऑप्टिमम पीएच होता है। जब लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी के लिए एक ही है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऑप्टिमम पीएच जो है हर एंजाइम के लिए उसकी ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होती है। ऑप्टिमम पीएच क्या है? पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। स्लाइड चेंज इन पीएच, जैसे ही पीएच में कोई स्लाइड सा भी चेंज है तो वो क्या करता है? इट चेंजेस द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट और चेंज द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। आगे एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच कॉजेज, एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच, जब पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज होगा हद से ज़्यादा तो क्या होगा? एंजाइम के जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और उसकी ग्लोब्यूलर शेप लॉस्ट हो जाएगी और एंजाइम क्या कहलाएगा? डीनेचर्ड, यानी यहाँ पर भी एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि क्या है? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन रिएक्ट विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट्स, इट ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेली और परमानेंटली, यानी या तो टेम्परेली के लिए थोड़ी देर के लिए जो है एक्टिव साइट को ब्लॉक करती है या परमानेंटली उसे ब्लॉक कर देते हैं। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। सियानाइड्स, for example poisons like cyanides, antibodies, antimetabolites, e.g. penicillin, tetracycline, streptomycin, sulfonamides, sulfur drugs, antimetabolites, some drugs। enzyme inhibition आमतौर पर क्या होता है? it is in general normal for regulation of enzyme due to external factors dangerous, यानी अगर जो है आमतौर पर enzyme inhibitors क्यों यूज़ किए जाते हैं? आमतौर पर ये enzyme की रेगुलेशन के लिए inhibitors लगाए जाते हैं ताकि वो दोबारा से मतलब अपनी उसकी रेगुलेशन जो है इंक्रीज़ हो सके। लेकिन अगर किसी और फैक्टर की वजह से इनहिबिटर्स यूज़ किए जाएँ तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। आगे इनहिबिटर्स की जो है दो टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है कॉम्पिटिटिव और दूसरी नॉन कॉम्पिटिटिव। इरिवर्सिबल इनहिबिटर कौन से होते हैं? जो है परमानेंटली इंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और किसी भी तरह जो है इंजाइम रिवर्सिबल नहीं हो सकता, हमेशा के लिए इरिवर्सिबल हो जाता है और रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। परमानेंटली ब्लॉक enzymatic activity effect cannot be neutralized completely or partially by increasing
increasing the substrate concentration, occupy active site by forming covalent bonds, by blocking physically it destroy the globular structure of the enzyme. इसके बरक्स जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, अगर वहाँ पर उसकी एक्टिव साइट जो है जो ब्लॉक होती है वो परमानेंटली नहीं होती, टेम्परेरीली होती है, और अगर हम उसके सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है. इट टेम्परेरीली ब्लॉक एंजाइम एक्टिविटी. इट फॉर्म्स एंजाइम inhibitor complex weak linkage with enzyme, alter the structure of the enzyme. Effect can be neutralized completely or partially by increasing the substrate concentration. आगे जो इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर जो है सबस्ट्रेट की शक्ल का ही होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है, और वो जाकर एक्टिव साइट से अटैच हो जाता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करता. जबकि इसके बरक्स जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो उसके जो है उसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक एलोस्टेरिक साइट पर जाकर अटैच होता है और वो भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करता. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? स्ट्रक्चरली सिमिलर with the substrate temporarily so reversible, form enzyme inhibitor complex at the active site. जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में अदर देन एक्टिव साइट जो कि एलोस्टेरिक साइट कहलाती है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ता, एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनता. एग्जाम्पल आ जाएगी मेलोनेट. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट सपोर्ट्स द लॉक एंड की मॉडल या हाइपोथेसिस. सब्सटेंसेस सिमिलर टू सबस्ट्रेट आर नॉट अटैक्ड बाय एंजाइम्स. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यूज्ड एज ड्रग्स e.g. सल्फोनामाइड्स, एंटीबायोटिक्स. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स are structurally not similar with the substrate, form enzyme inhibitor complex other than active site जो कि क्या कहलाती है? एलोस्टेरिक साइट कहलाती है. alter the structure of the enzyme. if genuine substrate binds non-catalysis takes place, so no product is formed. Reversible non-competitive inhibitors reversible, prevent enzyme product complex formation यानी प्रोडक्ट नहीं बनने देते. substrate not converted into product. example आ जाएगी feedback inhibition. Irreversible non-competitive inhibitors alter the shape of the enzyme. enzyme destroy हो जाता है, substrate cannot bind to the active site. example आ जाएगी cyanides, salts of heavy metals. यानी ये दोनों किसके टाइप से? non-competitive inhibitor. further divided into two types, reversible and irreversible. उसके बाद हम देख लेते हैं साइनाइड. साइनाइड्स किसे हम कहते हैं? जहर को. आगे इट कंटेन्स पोटेंट poison of living organisms. it combined with iron of the prosthetic group of chrome oxidase. क्या करता है? रेस्पिरेशन ब्लॉक कर देता है और एज अ रिजल्ट क्या कॉज हो जाती है? डेथ. ions of heavy metals combine with Ions of heavy metals combine with thiol SH group in enzyme. Disulfide bonds are broken. No tertiary structure of enzyme. enzyme की denaturation occur हो जाएगी. So enzyme becomes denatured. एग्जाम्पल है हमारे पास मरकरी, सिल्वर, कॉपर आइंस. फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास क्या? एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय इट्स प्रोडक्ट. रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमने स्टडी कर लिया. एस्पार्टेट एंजाइम 1 एक्ट करेगा, प्रोडक्ट ए बनेगा. इसी तरह फर्दर एंजाइम एक्ट करते जाएंगे और एज लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास थ्रियोनीन बनेगा. उसके बाद हम पढ़ते हैं एलोस्टेरिक साइट क्या है? रेगुलेटरी एंजाइम, एन एंजाइम दैट अंडरगोज रिवर्सिबल चेंज इन शेप एंड इन कैटालाइटिक एक्टिविटी व्हेन कंट्रोल सब्सटेंसेस बाइंड. फॉर एग्जांपल फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस. एंजाइम सैचुरेशन क्या है? पहले हम देखते हैं कि एलोस्टेरिक साइट एंजाइम कौन से होते हैं. एलोस्टेरिक एंजाइम्स रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं. एंजाइम की शेप में भी और कैटालिटिक एक्टिविटी में भी रिवर्सिबल होते हैं. एंजाइम सैचुरेशन क्या है? अ कंडीशन इन विच ऑल एक्टिव साइट्स ऑन वन और मोर अवेलेबल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ द टाइम. ये क्या कहलाती है? एंजाइम सैचुरेशन. जब सारी एक्टिव साइट्स जो है कंप्लीटली फिल्ड हो जाएं बाय सबस्ट्रेट्स. विटामिन क्या है? एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट फंक्शंस एज कोएंजाइम और कोफैक्टर ऑफ एंजाइम. क्या कहलाता है? विटामिन. कोएंजाइम की हमने एग्जांपल में पढ़ा था. विटामिन एग्जांपल उसकी फर्दर एग्जांपल थी NAD पॉजिटिव. यहाँ तक जो है हमारा ये चैप्टर एंड होता है. तब तक के लिए जो है आपने जब तक अगला जो है इसका यूनिट नहीं आ जाता तब तक के लिए आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.